मेरी शादी वाले दिन मेरा 12 साल का देवर बहुत खुश था। मैंने हमेशा उसे अपना छोटा भाई समझा था और वह भी मुझे भाभी माँ कहकर पुकारता था। पति की मौत होने से कुछ दिन बाद मुझे अकेले सोने में डर लगता, तो मैं अपने देवर को अपने साथ बेड पर सुलाने लगी। सर्दियों की रातें थी और एक बिस्तर में मुझे देवर के साथ सोना बहुत अजीब सा लगता था। देवर मुझसे काफी छोटा था। वो 12 साल की उम्र में भी 18 साल का जवान लड़का लगता था। पति की मौत के बाद मैंने बहुत मुश्किल से ही गुजारा किया था, लेकिन कब तक मैं इस तरह गुजारा करती। उस रात सोचा कि एक बार देवर को आजमा के देखती हूँ। आधी रात हुई तो देवर को हिलाकर देखा तो वह गहरी नींद में था, लेकिन वहां हाथ लगाते ही मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसका 7 इंच 2 दिन पहले ही मेरा पति इस दुनिया से चला गया था। मेरे घर में मेरे सास ससुर और ननदें भी नहीं थी। मेरे पति का इस दुनिया में अपने छोटे भाई के अलावा और कोई नहीं था। राहुल की उम्र सिर्फ 12 साल की थी। वह मुझसे छोटा था। जिंदगी में मैंने कभी उसे छोटे भाई से ज्यादा कुछ नहीं समझा था। मेरा देवर 12 साल का था। मैंने उसे हमेशा ही बच्चों की तरह समझा था। जब मेरी शादी हुई थी तो वह मेरी शादी वाले दिन बहुत खुश था। कहता था कि मुझे नई माँ मिल गई है, लेकिन मेरी माँ मुझे यही समझाती रहती थी, बेटा तुम्हारा देवर तुम्हारा बेटा नहीं है, इससे फासले पर रहना। थोड़े अरसे के बाद वह बड़ा हो जाएगा, फिर उसका और तुम्हारा पर्दा लाजिम होगा। इसलिए तुम अभी से इसे आदत डालो कि वह तुम्हारे कमरे में बिना रोक टोक न आया करे। मैंने बहुत बार देखा है कि तुम्हारा देवर बिना वजह मुंह उठाए तुम्हारे कमरे में आ जाता है। बेटी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम एक शादीशुदा लड़की हो। तुम्हें अपने पति की भी परवाह करनी है और अपने घर वालों की भी। मैं अपनी माँ की बातें सुनती तो मुझे ऐसा लगता, राहुल के बारे मेरी माँ बहुत बुरा सोचती है, इसलिए मैं उनकी बातों पर खफा होती थी। लेकिन जब आज मैं बेसहारा हो गई, मेरा पति इस दुनिया से चला गया था, तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह मुझे अपने 12 साल के भाई के ऊपर छोड़कर इस दुनिया से चला जाएगा। मेरी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई थी। रो रोकर मेरा बुरा हाल था। रात के 12 बज गए थे। मेरा देवर राहुल अभी तक घर नहीं आया था। वह शायद अपने भाई के रिश्तेदारों के साथ मसरूफ था। मेरा दिल इसी बात से संतुष्ट था कि वह घर नहीं आता तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर वह घर आ गया तो मुझे भी गैर महसूस होगा। मुझे रह रहकर अपनी माँ की बातें याद आ रही थी, लेकिन इस लम्हे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मैंने सोचा कि पता नहीं कौन होगा, मगर बाहर से राहुल की आवाज आई, भाभी दरवाजा खोलें, मैं हूं। मैंने डरते डरते ही दरवाजा खोला था। आज तो मुझे ये घर जंगल जैसे मालूम हो रहा था। समीर मुझे छोटा सा भेड़िया लग रहा था। पता नहीं क्यों मैं उसके बारे में इतना बुरा सोचने लगी थी। भाभी, आपने खाना खाया? उसने मुझे मासूमियत से पूछा था। नजरें झुकी हुई थी और साथ ही हाथ में एक थैली रखी हुई थी। थैली में चावल थे। चावल होटल वाले लगते थे। उसने एक प्लेट में चावल डाले और मेरे सामने लाकर रख दिए। भाभी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं आपके लिए बाहर से लेकर आया हूं। आप खा ले, वरना यूं ही भूखी मर जाएगी। मैं अपने भाई के बाद अपनी माँ को नहीं खोना चाहता। राहुल की आंखों में भी आंसू थे। कहने को तो वह मुझे माँ ही कह रहा था, मगर फिर भी माँ की बातें मेरे जहन से निकल नहीं रही थी। भाभी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं आपका सहारा बनूंगा। आप इस घर से कभी मत जाना। वह बड़ी जज्बाती बातें कर रहा था, लेकिन मेरे जहन में बहुत सारे गलत विचार घूम रहे थे। फिर उसने एक अजीब बात बोली, भाभी, आप इस कमरे में सो जाए। दूसरा कमरा तो छत के करीब है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको छत वाले कमरे के पास नहीं होना चाहिए। और अब तो सब लोगों को पता है कि हमारे घर में भाई की मौत हो गई है, तो कोई भी बुरी नीयत से हमारे घर आ सकता है। मैं हैरान थी कि राहुल इतनी छोटी उम्र में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। क्या उसे किसी ने कुछ कहा है? मगर जो बातें उसने की थी मुझे ठीक ही लगी थी। मैं उसके कमरे में चली गई। राहुल का कमरा दूसरी तरफ था, जबकि मैं और मेरा पति छत के करीब वाले कमरे में रहते थे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। आज पहली बार मैं अपने कमरे के अलावा दूसरे के कमरे में आई थी।
मगर जो कुछ मैंने अपने देवर के कमरे में देखा, मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। कमरे का दरवाजा बंद करते ही मेरी नजर ऐसी चीज पर पड़ी थी जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। वैसे तो वह 12 साल का बच्चा ही लगता था, लेकिन मेरी माँ की बात सही थी। राहुल जो कुछ कर रहा था वह एक बड़ा और एक समझदार आदमी ही कर सकता है। राहुल के कमरे में अपने जेवर देखकर मेरा खून खोल उठा था। मैंने तो उसे कहीं जगह पर कहीं तालों में छुपा रखा था, मगर यह सब कुछ राहुल के हाथ कैसे लग गया? बात बड़ी अजीब सी थी। मैं दिल में सोचने लगी कि मैं सुबह होते ही इसे इस बात का सवाल करूंगी, मगर उस वक्त मुझे सख्त नींद आ रही थी। मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाकर अच्छी तरह लॉक कर लिया और फिर सोने की तैयारी करने लगी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत नींद आ रही थी। हालांकि 2 दिन से मुझे ज्यादा नींद नहीं आ रही थी, पर आज मुझे लग रहा था जैसे राहुल के लाए हुए चावल खाकर मेरी आंखों में गहरी नींद आ रही थी। दिल में सोचा कि कहीं चावल खाने से मुझे नींद तो नहीं आ रही, मगर इतना तो मुझे मौका ही नहीं मिला। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। मैं हैरान हो रही थी कि आज मुझे इतनी नींद कैसे आ गई। हालांकि 2 दिन से मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, लेकिन आज चावल खाने के बाद मेरी आंखें ऐसी बंद हुई जैसे किसी को शराब पिला दी गई हो। मैं हैरान हो रही थी, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। मेरे दिल में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि कहीं राहुल के लाए हुए चावलों को खाकर मैं बेहोश तो नहीं हो गई। लेकिन आखिर राहुल ऐसा क्यों करता? मैंने दिल में सोचा। आंखें मलती हुई मैं बाहर आई तो राहुल सामने किचन में चाय बना रहा था। उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। भाभी, आप सो गई थी, आपको बहुत अच्छी नींद आई ना? उसने मेरी तरफ पुकारते हुए देखकर कहा था। मैंने उसे फीके लहजे में यही कहा कि हाँ, आज मुझे बहुत ज्यादा नींद आई। तो क्यों नहीं आती भाभी? मैंने आपको चावलों में सोने वाली गोली मिला के दी थी। मैंने अपने दोस्त को बताया था कि मेरी भाभी को नींद नहीं आती। उसने मुझे कहा कि तुम उन्हें खाने में नींद की गोलियां मिला दिया करो, इससे वह आराम से सो जाएगी। मैं हैरान हो गई थी कि राहुल इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है। राहुल, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम अपनी भाभी को बेहोश करना चाहते थे। नहीं भाभी, मैं तो आपको अच्छी नींद देना चाहता था। अब आप अच्छी खासी तरोताजा लग रही है, ये ले चाय पिए। उसने चाय मेरे सामने रखी तो मैं शक में पड़ गई। तुमने इसमें भी कुछ मिलाया तो नहीं है? भगवान की कसम भाभी, वह तो मैंने आपकी नींद के लिए, आपके सुकून के लिए गोलियां मिलाई थी। आप कहती हैं तो यह चाय मैं आपके सामने खुद पी लेता हूं, बल्कि हम आधी आधी पी लेते हैं। उसने इस गिलास से घूंट भरते हुए मुझे दिखाया तो मैं यकीन कर बैठी। मैंने कहा कि ठीक है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बारे में शक्की हो जाती हूं। मैं राहुल का चेहरा देखती तो उसकी मासूमियत पर मुझे यकीन आ जाता था, क्योंकि वाकई उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा मासूमियत और शराफत थी। मैंने आज उसे कुछ नहीं कहा था। मैं जानना चाहती थी कि वह आगे खुद से क्या कहेगा, क्योंकि जो कुछ मैं उसके कमरे में देख आई थी उसकी तो कोई माफी नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसने खुद ही मुंह खोल लिया। भाभी, मैं आपके जेवर बेचना चाहता हूँ। मेरा एक बहुत ही जानने वाला और ईमानदार अंकल है। वह हमारे जेवर बेचकर हमें बहुत सारे पैसे देंगे। हम उन पैसों से मकान खरीद लेंगे। इस किराए के मकान में हम कब तक रहेंगे? मकान मालिक तो परसों किराया लेने आ जाएगा। हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। राहुल की बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। अभी तक ऐसा तो मैंने भी नहीं सोचा था। फिर वह कैसे सोच सकता था? बात बड़ी अजीब थी। मैंने कहा, राहुल, तुम्हें ये ख्याल कैसे आया कि हम एक नया घर बनाए? भाभी, मुझे आगे शादी भी करनी है। हमें सारी जिंदगी एक साथ रहना है। नया घर होना चाहिए हमारे पास। और किराए के घरों में तो इंसान सिर्फ जलील और रुस्वा होता है। राहुल की बात ठीक थी, इसलिए मैंने उसे जेवर वाले मामले में कुछ नहीं कहा। लेकिन मुझे डर था कि वह जेवर बेचकर हमारे पास अगर पैसे ना आए तो क्या होगा। मैं एक बेवा औरत थी। मेरा देवर 12 साल का था, तो ऐसे में कोई भी हमें आराम से, आसानी से धोखा दे सकता था। मैंने सोचा कि इस बारे में किसी से मशवरा कर लूं। मैं अपने मायके वालों से कहती हूं, वह मेरी मदद जरूर करेंगे। राहुल तो छोटा बच्चा था, जबकि इस बात पर मुझे अभी तक गुस्सा था
कि उसने मेरे कमरे से आखिर इतने ताले तोड़कर वह जेवर निकाले कैसे, जबकि ताले टूटे हुए भी नहीं थे, जबकि इस जेवर के बारे में मैंने राहुल को बताया भी नहीं था। मुझे अब राहुल पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन हर बार जब भी वो कुछ करता, उसकी मीठी बातें और समझदारी मेरे गुस्से की आग को ठंडा कर देती। मैंने अपने मायके वालों से कहा कि मुझे यह जेवर बेचकर घर खरीदना है। उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, घर लेने की जरूरत नहीं है, तुम अब बेवा हो चुकी हो, तुम्हें अब हमारे घर आना होगा। पर मैं उनके घर नहीं जा सकती थी। मैं जानती थी कि मेरे भाई अपनी बीवियों के गुलाम हैं। वह अपनी बेवा बहन को कभी भी सहारा नहीं देंगे। जिंदगी भर इंसान उनके सहारे तो नहीं रह सकता। अभी अच्छा मौका था, मैं अपने जेवर बेचकर एक घर खरीद सकती थी। मेरे पति ने अपनी जिंदगी में मेरे लिए काफी सारे जेवर बनाए थे, मगर अपने भाइयों की नीयत देखकर मैंने वह जेवर देने का इरादा तय कर दिया। अब मैं राहुल के सहारे ही चल रही थी। मैंने कहा, राहुल, तुम चाहे तो वह जेवर बेच दो। मैं अपने मायके वालों से और उनके रवैया से मायूस हो गई हूं। राहुल ने अपने उन्हीं अंकल को वह जेवर जाकर दे दिए और 2 दिन के बाद हमें एक बहुत मुनासिब जगह पर घर ढूंढकर घर की चाबी और घर के कागजात उन्होंने राहुल के हवाले कर दिए। मैं तो इस सारे अमल पर हैरान रह गई कि 2 दिन में इतनी जल्दी यह घर हमें कैसे मिल सकता है, जबकि लोगों को काफी सारा काम भी करना पड़ता है। घर का इंतकाल, घर के कागजात, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिन पर इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, वक्त लगाना पड़ता है। जब राहुल ने कागजात लाकर मेरे हाथ में रखे तो मैं हैरान रह गई थी। वह था तो 12 साल का, मगर उसकी सोच बड़ों वाली थी। फिर उसने एक अजीब सी बात कही। कहने लगा कि भाभी, हम सारा घर साफ कर लेंगे, तो आपसे जरूरी बात करनी है। आज राहुल की आंखें तो अजीब सी लग रही थी। उसकी नजरों में कोई अजीब सी बेचैनी थी, जिसे देखकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह मुझसे क्या कहना चाहता है। उस वक्त मैं जल्दी में थी। हमने घर में सारा सामान भर दिया था। अब हमें आगे की फिक्र थी कि हमारा खाना पीना और राशन कहां से होगा, जबकि मैंने तो कभी जिंदगी में बाहर जाकर कोई नौकरी भी नहीं की थी। फिर राहुल ये क्यों कह रहा था कि उसे मुझे कोई जरूरी बात करनी है? पता नहीं उसे मुझे क्या बात करनी होगी। मेरे जहन में बहुत सारे सवाल थे, पर मैं फिलहाल चुप रहना चाहती थी। शाम को मैंने सारा सामान अपनी अपनी जगह पर रख दिया था। वैसे भी हमारा सामान कम ही था, ज्यादा माल और दौलत तो नहीं थी जिसे हम लिए फिरते। मैंने सारा काम करने के बाद अच्छा सा खाना बनाया। मैं राहुल का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वह इस घर का हिस्सा था और मैं नहीं चाहती थी कि वह बाहर जाकर गंदा खाना खाए। मैंने उसके लिए खाना बहुत मेहनत से बनाया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने पति की पसंद से पहले बनाया करती थी। हर किस्म के लाड प्यार और नखरे उठाती थी। बहुत सारा खाना बनाने के बाद मैंने टेबल पर रख दिया और राहुल के आने का इंतजार करने लगी, मगर आज वह घर नहीं आया। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। उसे इस वक्त घर होना चाहिए था, जबकि रात के 10 बज गए थे। भाई की मौत से पहले तो वह शाम को तकरीबन 5 बजे घर आ जाता था और उसके बाद कभी घर से बाहर नहीं निकलता। हम लोग जब बाहर आइसक्रीम खाने जाते तो वह हमारे साथ जरूर जाता, लेकिन अकेला तो कभी घर से बाहर नहीं गया। मुझे डर लग रहा था। मैं उसका इंतजार करने लगी, यहां तक कि रात के 12 बज गए। 12 बजे उसने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने गुस्से से दरवाजा खोला और उस पर बरस पड़ी। कहाँ रह गए थे तुम राहुल? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी बेवा भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम हो कि अपने भाई के जाते ही आवारा गर्दियां करने लगे हो। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम घर में नहीं कर सकते? तुम्हें बाहर जाना पड़ता है। तुम्हारे दोस्त को इधर ही बुला लिया करो। भाभी मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने नजरें उठाकर मुझे ऐसे गुस्से से देखा कि मैं डर गई थी, मगर वह तो एक बच्चा ही था। मैंने दिल में सोचा, मैं इसे डरा धमका तो सकती हूँ। मैं यही ख्याल करके उससे बात कर रही थी कि वह मुझ पर चिल्ला उठा, भाभी बस कर दो, मुझे अब आपकी कोई बात नहीं सुननी और जो आपने खाना पकाया है वह आप खुद खा ले। ये कहकर वह अपने कमरे की तरफ चला गया। उस वक्त वह किसी 40 साल के मर्द की तरह गुस्सा कर रहा था। मुझे इस पर बहुत अफसोस हो रहा था। वह गुस्से में था।
कोई बात उसके पीछे जरूर होगी। मैंने यही सोचकर उसके कमरे में जाकर दस्तक दी। उसने दरवाजा खोला, मुझे अजीब सी नजरों से देखकर बोला, एक बात कहूं भाभी, आप मुझसे शादी कर ले वरना आप काफिर हो जाएंगी। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुमसे शादी करूंगी? कहाँ गया तुम्हारा माँ वाला प्यार? तुम तो मुझे सुबह शाम माँ कहते हो। अब क्या हो गया? किसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है? इतनी घटिया बात तुमने अपने जहन में सोची भी कैसे और फिर मुंह से कैसे निकाली? मैं गुस्से से आग बबूला हो रही थी। वह बिल्कुल इसी तरह बिना किसी शर्मिंदगी के मेरे सामने हाथ बांधे खड़ा मुझे टकटकी नजरे से देख रहा था। मुझे उसकी नजरों से डर लगने लगा था। मैं एकदम बोलते बोलते चुप हो गई। वहीं से वापस मुड़ी और अपने कमरे में आकर बैठ गई। मैंने कमरे का दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लिया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि राहुल ऐसा निकलेगा और इस किस्म की बातें मुझसे करेगा। मैंने तो उसे हमेशा अपने बच्चों की तरह समझा था। अभी मेरी औलाद पैदा नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी राहुल के बारे में मेरे पति ने भी मुझे यही कहा था कि तुम्हें हमेशा उसे अपनी औलाद की तरह समझकर पालना है। उसकी माँ नहीं है, बाप नहीं है, अब तुम ही उसका सब कुछ हो। राहुल की इन बातों से मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। मैंने सोचा था कि आज के बाद में राहुल से कोई बात नहीं करूंगी। कानूनन ये घर मेरे नाम था। मैं इस घर में खुद अकेले भी रह सकती हूँ, पर राहुल ने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं उसे घर से जरूर निकाल दूंगी। ये घर तो मेरे पति के पैसों का था और मेरे नाम पर था, लेकिन राहुल इसमें रहने का हक नहीं रखता था। अगर वह अपनी भाभी को इज्जत नहीं दे सकता जो उसे देनी चाहिए थी। मेरी खामोशी अब गुस्से में बदल गई थी। सुबह उठते ही मैंने राहुल के कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। फिर मुझे एहसास हुआ कि उसके कमरे का दरवाजा तो अंदर से बंद नहीं था। मैंने जब बाहर से दरवाजा खोला तो आगे से कमरा खाली था। कमरे में कुछ भी नहीं था। राहुल कहाँ गया? मैं दिल में सोचने लगी। मेरा दिल गुस्से से धड़क रहा था। मैंने बाहर वाले दरवाजे पर नजर डाली तो दरवाजा बाहर से बंद था। इसका मतलब राहुल मुझे घर में कैद कर गया है। मैंने दिल में सोचा तो मुझे उससे नफरत होने लगी। इतना सा है, उम्र भी 12 साल है और हरकतें देखो। मैंने यही सोचकर अपने मायके जाने का फैसला कर लिया, लेकिन फिर याद आया कि मैं तो इद्दत में हूं। यूं बार बार घर से निकालना अच्छी बात नहीं है। बस यही सोचकर मैं बेबस होकर बैठ गई थी। पति की मौत को महीना हो चुका था। उस एक महीने में राहुल कितना बदल गया था। मैं दिल में सोचने लगी, खुदा मुझे औलाद देता तो मैं इस वक्त राहुल के सहारे ना होती। मैं अपनी औलाद के सहारे जिंदगी गुजार लेती। मगर अब मैं इसे क्या कहूं? मेरा तो इससे कोई रिश्ता भी नहीं। जिस शख्स की वजह से रिश्ता था वह तो इस दुनिया से चला गया। आज मैंने सोच लिया था कि राहुल आएगा तो मैं उससे साफ साफ बात करूंगी कि वह इस घर में नहीं रह सकता। रात के तकरीबन 6 भी नहीं बजे थे, यानी अभी रात शुरू भी नहीं हुई थी कि मेरे घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैं तो यही समझी कि बाहर राहुल होगा, पर जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने 3-4 आदमी खड़े थे। ये आदमी बहुत अजीब गुस्से में लग रहे थे। उनके चेहरे पर दाढ़ियां सजी थी। लगता था जैसे इस्लाम के ठेकेदार हो। उन्होंने जो बात मुझसे कही थी वह सिर्फ बहुत हैरान कर देने वाली नहीं थी, बल्कि मुझे दुखी कर देने वाली थी। उन लोगों ने कहा, बीबी तुम यहाँ अकेली रहती हो? मैंने कहा, जी हाँ मैं अकेली रहती हूँ। वह लोग बोले, झूठ बोल रही है यह औरत, यहाँ इसका देवर भी इसके साथ ही रहता है, अभी भी घर में ही होगा। ये लोग पता नहीं इस मोहल्ले को क्या समझते हैं, मोहल्ले को गंदा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि इन्हें यहाँ से बेघर कर देना चाहिए। इन लोगों का इस मोहल्ले में रहना ठीक नहीं। मैंने कहा, क्यों भाई साहब, हमने क्या किया है? अरे बेबी तुमने क्या किया है ये तुम हमसे पूछ रही हो? तुम अपने 12 साल देवर के साथ इस घर में अकेली रहती हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारा पति मर गया है। अब तुम बेवा हो गई हो। अपने माँ बाप के घर जाओ। यहाँ रहना है तो शराफत से रहो। यहाँ हमारी भी बहनें बेटियां रहती हैं। ऐसे लोगों को हम मोहल्ले में बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन आदमियों पर मुझे गुस्सा तो बहुल आया, मगर मैं उनसे उलझना नहीं चाहती थी।
मैंने उनके मुंह पर ही घर का दरवाजा बंद कर दिया। आंखों से आंसू बहने लगे। राहुल पर मुझे गुस्सा आ रहा था। यह सब उसी का किया धरा है। मैंने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। यहां रहना मेरे लिए मुश्किल हो चुका था। मैं जानती थी कि राहुल ने ही मेरे बारे में ऐसी बातें फैलाई होगी जैसे मैं बहुत गुनहगार औरत हूं। सच कहते हैं, ये दुनिया अकेली औरत को खा जाती है। भगवान सबकी इज्जत को हिफाजत में रखे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग और रोमांटिक कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकॉन ऑन कर ले ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके। कल मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।